हेलो दोस्तों, ये वीडियो क्यूट पीजी एलएलएम 2022 का सेकंड पार्ट है। तो अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो पहले आप फर्स्ट पार्ट देखना जिसमें 1 से लेके 60 क्वेश्चंस कवर्ड है एंड देन ये वीडियो देखना। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 से। क्वेश्चन है, Which of the following is not an example of legislation to tackle white collar crimes? Essential Commodities Act 1955, Narcotic Drug Psychotropic Substance Act 1985, Prevention of Corruption Act 1988 या Motor Vehicles Act 1988। इसका करेक्ट आंसर ऑब्वियसली सबको पता है, मोटर व्हीकल का व्हाइट कॉलर क्राइम से कोई रिलेशन नहीं है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग। अब ये क्वेश्चन जो है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट से है और इसमें सेक्शन पूछ रहे हैं कि कौन सा सेक्शन इससे रिलेटेड है। अब सपोज आपको सारे सेक्शंस नहीं याद है, जो कि बहुत मुश्किल भी होता है याद रखना, लेकिन आपको एक भी याद है तो आप उससे रूल आउट कर सकते हो। जैसे आप बोलो मुझे वेस्टेड इंटरेस्ट याद है, तो वेस्टेड इंटरेस्ट का सेक्शन होता है 19। अब डी का 2 अगर कहीं सही है, जो कि थर्ड में सही है, तो इससे में बाकी किसी और में सही नहीं है तो सारे ही ऑप्शन इसमें रूल आउट हो गए। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप श्योर हो कि वेस्टेड इंटरेस्ट का करेक्ट आंसर 19 ही है तो इसमें आपको कोई और चीज देखने की जरूरत नहीं है, आप थर्ड वाला करेक्ट कर सकते हो। लेकिन आपको सपोज कुछ ऐसा याद है जिससे दो कॉन्ट्राडिक्टरी हो रहे, तो आपको एक और फिर याद करना पड़ेगा जिससे बाकी रूल आउट हो सके। तो इसका करेक्ट आंसर एक बार देख लेते हैं। कंडीशनल ट्रांसफर होता है सेक्शन 25, वेस्टेड इंटरेस्ट होता है सेक्शन 19, डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन होता है सेक्शन 35 एंड रूल अगेंस्ट परपेचुइटी होता है सेक्शन 14। ऑप्शन नंबर 3 सही है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, A transfer of a right to enjoy a property made for a certain time, expressed or implied, or in perpetuity in consideration of a price paid or promised, or of money, a share of crop, service, or any other thing of value to be rendered periodically or on a specified occasion to the transferor by the transferee is known as sale, lease, mortgage, or actionable claim। चलो इसमें ऑप्शंस रूल आउट करते हैं। पहला है सेल, तो सेल इसमें नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि इसमें डेफिनेशन में लिखा है मेड फॉर अ सर्टेन टाइम। अब सेल जो होती है वो एब्सोल्यूट होती है, उसमें कोई कंडीशन नहीं होता कि इतना टाइम के लिए सेल है उसके बाद सेल नहीं है, राइट? तो सेल तो नहीं हो सकता। लीज अभी हम देखते हैं कि है कि नहीं। फिर आती है मॉर्गेज की बात, तो मॉर्गेज में होता है ट्रांसफर ऑफ एन इंटरेस्ट, जो कि लोन या किसी पेमेंट को सिक्योर करने के लिए किया जाता है, कोलेटरल की तरह किया जाता है। तो यहाँ पे आप देखो तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है जहाँ पे आप वर्ड्स देख सको, जैसे ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट या पेमेंट ऑफ लोन, पेक्यूनरी लायबिलिटी, ये सारी चीजें नहीं लिखी है, तो मॉर्गेज तो नहीं होगा। अब एक्शनेबल क्लेम क्या होता है? एक्शनेबल क्लेम ऐसा क्लेम होता है किसी भी डेथ का जो कि सिक्योर्ड नहीं होता, चाहे मॉर्गेज से, चाहे प्लेट से, हाइपोथेटिकेशन से, तो इन सारी चीजों से वो सिक्योर नहीं होता। तो यहाँ पे भी कोई क्लेम की बात नहीं कर रहा है, यानी एक्शनेबल क्लेम्स भी नहीं है। अब देखते हैं लीज। लीज में क्या होता है, एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए, सपोज कई बार 99 ईयर्स के लिए भी होती है, लेकिन वो एक पर्टिकुलर टाइम के लिए लिमिट कर दी जाती है कि इतने टाइम के लिए हम आपको ये प्रॉपर्टी दे रहे हैं, आप इसमें राइट एंजॉय कर सकते हो, मतलब आपको बेच नहीं रहे लेकिन आपको रेंटल देना पड़ेगा, लीज देना पड़ेगा इसका। तो यहाँ पे जो डेफिनेशन दी है उसमें क्लियरली लिखा है कि हम आपको राइट टू एंजॉय तो प्रॉपर्टी दे रहे हैं, लेकिन कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए, चाहे वो परपेचुइटी क्यों ना हो, लेकिन हम एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए आपको इस प्रॉपर्टी को एंजॉय करने दे रहे हैं फॉर अ स्पेसिफाइड कंसिडरेशन, प्राइस पेड, यानी जो हम आपको रेंटल जिससे देंगे वो सारा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ? लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मैच द फॉलोइंग, पर इस बार है सीपीसी से और हमें पूछा जा रहा है ऑर्डर नंबर बताने के लिए। अब ऑर्डर नंबर भी सबका याद करना तो बहुत मुश्किल है, बट इसमें भी हम वो रूल आउट वाला ही ट्राई करेंगे। तो इसमें सबसे इजी आपको क्या लग रहा है? आई गेस सबसे इजी रिटन स्टेटमेंट लग रहा होगा। अब देखो रिटन स्टेटमेंट ऑर्डर 8 तो आपको याद होना ही चाहिए वैसे, लेकिन अगर सपोज आपको वो भी नहीं याद है
तो अब ये तो जानते हो कि रिटन स्टेटमेंट स्टार्टिंग में होता है, बहुत बाद में नहीं आता, राइट। तो इसमें सारे अब देखो कि सारे अराउंड 40s और 39s में है, मतलब 30s और 40s की सीरीज है, और एक ऑर्डर 8 ही अकेला बचा है जो बहुत स्टार्टिंग की सीरीज में है। तो आप ऐसे भी ट्राई कर सकते हो अगर आपको दिमाग में बिल्कुल ही याद नहीं आ रहा कि कौन सा ऑर्डर हो सकता है। तो यहाँ पे रिटन स्टेटमेंट ऑर्डर 8 ही होता है, आपको रिटन स्टेटमेंट वैसे याद होना ही चाहिए। तो रिटन स्टेटमेंट ऑर्डर 8 है। अब हम देखेंगे कि ऑर्डर रिटन स्टेटमेंट डी यानी डी का 2 किस में है, किस ऑप्शन में है। तो ये ऑप्शन नंबर 4 में है, और बाकी सारे ऑप्शंस में डी का 2 है ही नहीं, विच मीन्स हमें अपना आंसर ही मिल गया, विच इज 4th नंबर। तो ऐसे हम कर सकते हैं मैच द फॉलोइंग ट्राई रूल आउट करके, अगर हम एक भी पता है और एक का बाकी में नहीं है। तो अभी फिलहाल इसके सारे आंसर्स देख लेते हैं। रेफरेंस आता है हमारा ऑर्डर 46 से, टेम्पररी इंजंक्शन आता है हमारा ऑर्डर 39 में, अरेस्ट बिफोर जजमेंट आता है ऑर्डर 38 में, एंड रिटन स्टेटमेंट ऑर्डर 8 में। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एजर्शन एंड रीजन का। एजर्शन कहता है कोर्ट्स आर बार्ड फ्रॉम ट्राइंग अ सूट इफ इट पर्टेन्स टू अ मैटर दैट हैज ऑलरेडी बीन डेल्ट विद द प्रीवियस सूट बिटवीन द सेम पार्टीज अंडर द सेम टाइटल एंड हैज बीन फाइनली डिसाइडेड। अब इसको, इस पर्टिकुलर चीज को कुछ बोलते हैं, तो आप मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। तो मतलब तो ये है कि ये स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट देखते हैं रीजन। दिस इज डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकाटा एंड सी, आंसर मिल गया, कमेंट में तो लिखने की जरूरत ही नहीं है। दिस इज डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकाटा एंड इट इज डेल्ट विद सेक्शन 11 ऑफ कोड ऑफ सीपीसी। तो ये भी आपको पता ही चल गया है, आपकी रीजन का स्टेटमेंट भी सही है क्योंकि रेस जुडिकाटा सही है। दिस इज डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकाटा एंड इट इज डेल्ट अंडर सेक्शन 11। इसका मतलब रीजन सही है एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्शन। अब रेस जुडिकाटा पे एक प्रॉपर वीडियो भी मैंने अलग से बना रखी है, आप चाहे तो उसे देख सकते हो, रेस जुडिकाटा, अगर आपको अच्छे से समझना है कॉन्सेप्ट वाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एन एडजुडिकेशन इन विच कोर्ट conclusively determines the right of parties of a suit is known as judgment, summon, decree और order। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? डिक्री, करेक्ट। पर इसका सेक्शन कौन बताएगा? इसका सेक्शन है सेक्शन 2 क्लॉज 2 ऑफ सीपीसी, राइट। चलो बाकी का भी सेक्शंस बता ही दो। जजमेंट का सेक्शन है 2 क्लॉज 9, और समन्स का सेक्शन है सेक्शन 27, ऑर्डर का सेक्शन है 2 क्लॉज 14, करेक्ट। और लोग ऑर्डर और डिक्री में बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं, जबकि ऑर्डर की डेफिनेशन यानी 2 क्लॉज 14 में क्लियरली लिखा है कि कोई भी फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एन डिसीजन जो कि डिक्री नहीं है उसे हम ऑर्डर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ केस रिलेटिंग टू एन ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ, imprisonment for life or imprisonment for a term exceeding 2 years is summons case, non-cognizable case, cognizable case और warrant case। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आई गेस ये सबको ही पता होगा कि इसका आंसर है वारंट केस, राइट। तो समन्स केस मुझे बताएगा, समन्स केस में क्या होता है? समन्स केस में जो पनिशमेंट होती है वो 2 ईयर से एक्सीड नहीं करती। तो एक होता है वारंट केस, एक होता है समन्स केस, राइट। तो ये कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल क्या है? कॉग्निजेबल वो केसेस होते हैं जिसमें अरेस्ट विदाउट वारंट किया जा सकता है, क्योंकि वो थोड़े सीरियस काइंड ऑफ नेचर होते हैं ऑफेंस के। और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस वैसे ऑफेंस होते हैं जो थोड़े लेस सीरियस होते हैं, इसलिए उसमें वारंट लेना पहले जरूरी होता है, उसके बाद ही अरेस्ट हो सकता है। और वैसे ही होता है एक बेलेबल एंड नॉन बेलेबल। तो ये मुझे कौन बताएगा? मुझे कमेंट सेक्शन में बेलेबल एंड नॉन बेलेबल का डिफरेंस बताओ। सी अगर आप कमेंट करके आंसर्स नहीं बताते हो तो मेरे को कोई लॉस नहीं हो रहा, लेकिन आपको बेनिफिट ज़रूर हो सकता है, आपको याद रहेगा उसके बाद। हालांकि ये बोलने के बाद भी मुझे पता है कि बहुत लोग नहीं लिखेंगे। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। इस बार मैच द फॉलोइंग आया है, सीआरपीसी में सेक्शंस पूछे गए। तो पहला है अरेस्ट हाउ मेड, सेक्शन है 46। फिर हमारा है अरेस्ट विदाउट वारंट, सेक्शन 41। Arrest by magistrate section 44 and arrest by private person section 43। तो ये फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हुआ।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ दीज is not an institution established for welfare of children in conflict with law? चिल्ड्रंस होम्स, प्लेस ऑफ सेफ्टी, ऑब्जर्वेशन होम्स या स्पेशल होम्स? तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा चिल्ड्रंस होम, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिकॉज रिविजन, रेफरेंस, रिव्यू, अपील, इनका डिफरेंस मतलब आप मान के चलो कि हर जगह आता है, मतलब ऑलमोस्ट एवरीवेयर यू कैन गो फॉर एनी एग्जाम, फॉर इंटरव्यूज, फॉर जॉब इंटरव्यूज, मतलब एंड इवन प्रैक्टिकली भी यू नीड टू नो द डिफरेंस ऑफ ऑल दीज 4 टर्म्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। Where a subordinate court sends a suit to the high court for its opinion, it is known as? इसका करेक्ट आंसर है हमारा रेफरेंस। रेफरेंस में क्या होता है कि एक कोर्ट होती है जिसको कुछ लॉ के पॉइंट में कुछ समझ नहीं आ रहा कि इसमें क्या करना चाहिए, तो वो अपने हायर कोर्ट से ओपिनियन मांग सकती है कि इस पॉइंट पे हमें क्या करना चाहिए, तो उसे हम कहते हैं रेफरेंस। वही रिवीजन क्या होता है? रिवीजन में क्या होता है, जो हाई कोर्ट है उसे सेक्शन 115 के अंदर पावर दी गई है कि वो अपने सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के डिसीजंस को चेक कर सके, और साथ में सेशंस कोर्ट को भी मिलती है क्रिमिनल केस में, मतलब हाई कोर्ट को बेसिकली मिलती है एंड देन सेशन कोर्ट्स को क्रिमिनल केसेस में मिलती है। फिर हमारा आता है रिव्यू। रिव्यू होता है सेक्शन 114 में। इसमें बेसिकली सेम कोर्ट में ही हम एप्लीकेशन लगाते हैं कि आप हमारे इस जजमेंट को फिर से चेक करो। कुछ एरर अपेरेंट होते हैं उनके लिए, या फिर अगर कोई न्यू डिस्कवरी ऑफ फैक्ट होता है तो उस चीज़ के लिए हम सेम कोर्ट पे लगाते हैं रिव्यू। एंड हमारा अपील होता है जब हम हायर कोर्ट्स में जाते हैं ऑन फैक्ट्स या लॉ कि हमारे साथ ये गलत हुआ है, ये जजमेंट हमारे अगेंस्ट आई है जो कि ऐसा होना नहीं चाहिए था, तो उसके लिए हम अपील करते हैं, जिसे हम सेकंड अपील भी कहते हैं। ऑल्दो अगर आप सुप्रीम कोर्ट में जाते हो तो सुप्रीम कोर्ट में आप फैक्ट्स के लिए अपील नहीं कर सकते, उसमें सिर्फ लॉ के लिए चलता है, बट वैसे आप हायर कोर्ट्स में फैक्ट्स और लॉ के लिए जा सकते हो। तो ये सारे आपको बहुत अच्छे से आपको याद होना चाहिए। इसमें और भी टेक्निकलिटीज है कि कौन से ग्राउंड्स पे जा सकते हैं, क्या हो सकता है कौन से ग्राउंड्स पे नहीं जा सकते, और क्या इफेक्ट है नहीं इफेक्ट है, ये सारी चीजें और डिटेल में भी आपको पढ़नी चाहिए। इस पे हो सकता है मैं एक वीडियो भी बना दूं क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर आप बोलोगे तो मैं बनाऊंगी। और वैसे आपको ये सारी चीजें अच्छे से पता होनी चाहिए। चलते आगे क्वेश्चन पे देखते हैं और क्या है। हमारे पास आ गया है assertion एंड रीजन का क्वेश्चन। assertion देखते हैं। A hands over a railway receipt concerning the delivery of goods to B and A is said to have delivered possession for purpose of contract of bailment। ये स्टेटमेंट करेक्ट है क्योंकि बेलमेंट में आप अपना कोई भी गुड्स जो है वो किसी के पोजेशन में देते हो कुछ पीरियड ऑफ टाइम के लिए, जब वो टास्क आप कंप्लीट कर लेते हो तो उससे डिलीवरी वापस ले लेते हो। अब रीजन देख लेते हैं। रीजन है सेक्शन 149 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट रिकॉग्नाइजेस बोथ एक्चुअल एंड कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि डिलीवरी 2 टाइप की होती है, एक एक्चुअल एक कंस्ट्रक्टिव। एक्चुअल हुआ जैसे सपोज आप मॉल में गए, वहां पे आपको कार पार्किंग फैसिलिटी मिलती है, ठीक है, वहां पे आप कीज जो है वो गार्ड्स को दे देते हो और अपना कार वहां पे रख देते हो, वो आप बेलमेंट कह सकते हो। एक टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट है कि मैं मॉल में घूमने जा रहा हूँ, ये कार मैं तुम्हें दे रहा हूँ कुछ पीरियड ऑफ टाइम के लिए जब तक मैं मॉल में हूँ, जब मेरा मॉल का काम हो जाएगा तो मैं आपसे कार वापस लेके चला जाऊंगा, ठीक है। इसे हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। ये एक्चुअल डिलीवरी हुई क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, आपने कार उसको वहां पे कार इन कीज बोथ उसको दे दी। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आपने उसको सेल कर दी कार, आप वहां पे आप सिर्फ पार्किंग करने गए थे वहां पे, आपने उसको सेल नहीं करी। तो आपका पर्पस वहां पे था कि मैं कुछ टाइम बाद आके आपसे ये वापस ले लूंगा, तब तक आप इसकी सेफ कस्टडी रखो। अब कंस्ट्रक्टिव क्या हुआ, जैसे ऊपर के एग्जाम्पल में ले लो, कंस्ट्रक्टिव हुआ कि ए ने क्या किया, अपनी रेलवे रिसिप्ट
बी को हैंड ओवर कर दी कि ये सामान है मेरा, यहाँ पे पड़ा है, इसकी रिसिप्ट आप ये ले लो। इसने सामान नहीं पकड़ाया बी को कि मतलब सपोज एक एक बहुत बड़ा बंडल होगा गुड्स का, अब उसने पूरा बंडल उठा के बी को हैंड ओवर नहीं किया, लेकिन उसकी रिसिप्ट सिर्फ हैंड ओवर करी कि ये इतना सामान है, इतने केजीज का है, और आप जब तक मैं वापस नहीं आता हूँ लेने, तब तक ये आप अपने सेफ कस्टडी में रखो। यहाँ पे उसने गुड्स नहीं डिलीवर करा, उसने सिर्फ रिसिप्ट करी। इसको हम कहते हैं कंस्ट्रक्टेड डिलीवरी, और ये सेक्शन जो है वो दोनों को ही रिकॉग्नाइज करता है। तो रीजन भी करेक्ट है, एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा असर्शन एंड रीजन पे है। Assertion: Pratap, a trade union leader, is arrested for conspiring and damaging the car of the owner of the factory he works in. The High Court held the arrest to be justified. अब ये स्टेटमेंट देखो अपने आप में सही है, क्योंकि एक ट्रेड यूनियन लीडर था जिसने अपने ओनर की कार डैमेज करी और उसको अरेस्ट कर लिया गया, और हाई कोर्ट ने बोला अरेस्ट सही है। तो assertion की स्टेटमेंट तो सही है। अब रीजन देखते हैं। Section 17 of Trade Union Act does not grant immunity to all the acts of the office bearers of the trade union. ये स्टेटमेंट भी सही है, क्योंकि ट्रेड यूनियन एक्ट तो बना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी करो और उसके लिए तुम्हें इम्यूनिटी मिल जाएगी। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, एंड रीजन इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion ऑल्सो। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो दो स्टेटमेंट से, नॉर्मल असर्शन रीजन वाला नहीं, तो अलग अलग देखेंगे। स्टेटमेंट 1: एन एस्टैब्लिशमेंट मे पे डिफरेंट रेट्स फॉर सिमिलर वर्क फॉर मेल एंड फीमेल एम्प्लॉयज। अब ये स्टेटमेंट देखो, आप अपने आप में ही ये स्टेटमेंट गलत है, भले लॉ जानते हो या नहीं जानते हो, लॉजिकली भी देखो तो ये सेंटेंस गलत है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो गलत है। सेकेंड स्टेटमेंट पे आते हैं। Law does not prohibit or restrict the right of an establishment to decide on wages and remuneration for male and female employees as long as minimum wages are paid. Obviously ये statement भी wrong है, because अगर कुछ injustice हो रहा है तो गवर्नमेंट इंटरफेयर करेगी। ऐसा नहीं है कि अगर मिनिमम वेजेस दे दिया तो उनका काम खत्म हो गया। तो यहाँ पे क्या है कि दोनों ही स्टेटमेंट गलत है, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू विथ रिस्पेक्ट टू रिलेशनशिप टू थर्ड पार्टी एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। ऑप्शंस है, लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स इज जॉइंट एंड सेवरल, सही होता है, जॉइंट एंड सेवरल होती है। द पार्टनर इज एजेंट ऑफ द फर्म, ये भी करेक्ट है। द लायबिलिटी ऑफ पार्टनर इज लिमिटेड टू द अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड बाय देम, ये गलत है, क्योंकि सबको पता है पार्टनर्स की जो लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है, राइट। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट तो गलत है। नेक्स्ट देख लेते हैं। द फर्म इज लायबल फॉर द tortious acts committed by a partner in the ordinary course of business of the firm। तो ये सही है, क्योंकि अगर ऑर्डिनरी बिजनेस के अंदर कर रहे पार्टनर्स कुछ गलत तो फर्म लायबल होगी, लेकिन अगर वो बिजनेस के बाहर करता है, लाइक आउटसाइड द बिजनेस के करता है, तो फिर फर्म लायबल नहीं होती। अदरवाइज फर्म भी लायबल होती अगर पार्टनर्स कुछ गलत करते हैं इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कोर कन्वेंशंस ऑफ ILO हैज इंडिया नॉट रेक्टिफाइड। तो इसका करेक्ट आंसर है राइट टू ऑर्गेनाइज एंड कलेक्टिव बार्गेनिंग कन्वेंशन इन 1949, फोर्थ वाला। चलिए आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन है assertion एंड रीजन का। assertion है, an employee meeting with an accident on his way to work is said to have met with accident in the course of employment। तो ये स्टेटमेंट सही है, क्योंकि अगर आप वर्क के लिए जा रहे थे और आपका एक्सीडेंट हो जाता है तो इन कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट माना जाता है। रीजन है, दिस इज नोन एज डॉक्ट्रिन ऑफ नोशनल एक्सटेंशन ऑफ एम्प्लॉयर्स प्रेमिसेस। तो ये स्टेटमेंट अपने आप में करेक्ट हम ऐसे नहीं बोल सकते, क्योंकि दिस इज नोन एज लिखा है तो ऊपर से ऑलरेडी वो रिलेट हो रहा है, बट इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही सही है
कि both are correct and R is correct explanation of A. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. Which of the following statement is not correct? Article 14 of Constitution deals with equality before law, which is correct. सबको ही पता है. Article 21 of Constitution deals with right to education, ये भी correct है. Article 17 of Constitution deals with abolition of untouchability, ये भी correct है. And Article 21 of Constitution deals with living wages etc. for workers. ये गलत है and I guess अगर आर्टिकल 21 किसी को नहीं पता तो कॉन्स्टिट्यूशन फिर से बहुत अच्छे से पढ़ने की जरूरत है, बिकॉज आर्टिकल 21 इज तो लाइक हार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, राइट. तो ये तो सबको ही पता होगा कि आर्टिकल 21 क्या है. प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, एंड इसमें बहुत कुछ इंक्लूड होता है बाय केस लॉज. मतलब डायरेक्टली तो नहीं लिखा है बट केस लॉज इतने सारे इस पे कि अंत ही नहीं है, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स फॉल अंडर ADR. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है आर्बिट्रेशन, कॉन्सिलेशन, मेडिएशन एंड नेगोशिएशन. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अकॉर्डिंग टू हिंदू सक्सेशन एक्ट हु अमंग द फॉलोइंग इज अ क्लास 2 हेयर ऑफ हिंदू मेल डाइंग इन स्टेट. तो हेयर्स ऑफ हिंदू मेल के 4 क्लासेस होते हैं. क्लास 1 हेयर, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, राइट. तो क्लास 1 हेयर्स में आते हैं जैसे विडो हो गए, सन एंड डॉटर, मदर ऑफ डिसीज्ड, विडो ऑफ प्री डिसीज सन, ये सारे क्लास 1 हेयर्स में आते हैं. मतलब और भी है इसमें, ये सारे मिला के क्लास 1 में आते हैं. अब क्लास 1 के अगर कोई मेंबर नहीं बचा तो फिर क्लास 2 में जाते हैं, फिर क्लास 2 के मेंबर्स नहीं बचे तो क्लास 3 में, ऐसे जाते हैं. तो क्लास 2 में आते हैं जैसे फादर, सन्स, डॉटर्स, सन, ब्रदर, सिस्टर, ये सारे आते हैं. तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो गया, सेकेंड में आता है फादर. तो फादर इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. 2 स्टेटमेंट्स वाले हैं. पहला स्टेटमेंट है अनमैरिड हिंदू फीमेल में अडॉप्ट अंडर हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956. तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है. सेकेंड स्टेटमेंट देखते हैं. सेकेंड स्टेटमेंट है इफ एन हिंदू फीमेल अडॉप्ट्स अ मेल चाइल्ड अंडर द हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट शी शुड बी सीनियर टू द चाइल्ड बाय एटलीस्ट 21 ईयर्स. ये भी सही है कि गैप 21 ईयर्स का होना चाहिए. तो दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है. पर क्या मुझे ये कोई बताएगा कि एक अनमैरिड हिंदू मेल अडॉप्ट कर सकता है कि नहीं? तो इसका आंसर है हाँ, कर सकता है, प्रोवाइडेड वो माइनर नहीं होना चाहिए. लेकिन अब ये कोई बताएगा कि हिंदू मेल जो है वो एक डॉटर अडॉप्ट कर सकता है कि नहीं? सी वैसे एक्ट में तो पर्टिकुलरली ऐसे नहीं लिखा है कि नहीं कर सकता, इन 21 ईयर्स का गैप हो तो कर सकता है. लेकिन कारा की जो गाइडलाइंस है, मतलब कारा जो चाइल्ड को प्रोवाइड करवाते हैं, उनकी गाइडलाइंस के हिसाब से अब जो है अनमैरिड मेल जो है वो एक डॉटर को अडॉप्ट नहीं कर सकते. तो फिर बेसिकली आप नहीं कर सकते क्योंकि अब एक्ट में तो कुछ नहीं लिखा है, तो गाइडलाइंस ही मानी जाएगी, राइट. तो एक अनमैरिड मेल डॉटर नहीं अडॉप्ट कर सकते, लेकिन एक अनमैरिड फीमेल डॉटर या चाइल्ड, मतलब बॉय चाइल्ड दोनों कर सकती है, प्रोवाइडेड 21 ईयर्स का गैप होना चाहिए. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. ये डिबेट आगे कभी देखेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज नो प्रोविजन फॉर रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट या गवर्नर. तो इसका आंसर कौन देगा? इसका करेक्ट आंसर है गवर्नर. अब कैसे? आप ये देखो, प्रेसिडेंट जो है वो आर्टिकल 61 में इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट से रिमूव होता है, राइट. वाइस प्रेसिडेंट आपका आर्टिकल 67 के प्रोवाइजो बी में रिमूव किया जाता है. जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट कौन बताएगा? जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 124 के सब क्लॉज 4 में रिमूव किया जाता है. मतलब उनका रिमूवल दिया हुआ है कि कैसे रिमूव किया जाएगा. तो इस हिसाब से तीनों के दिए हुए, बट गवर्नर का कहीं नहीं लिखा है कि वो कैसे रिमूव किया जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द डायरेक्टिव इन आर्टिकल 40 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज फुलफिल्ड बाय. तो पहले आर्टिकल 40 क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत्स.
तो ये फुलफिल कौन से एक्ट करता है? तो ये आपको बहुत ही क्लियर दिख रहा होगा, पंचायती एंड नगर पालिका एक्ट 1992। अगर आपको आर्टिकल 40 पता होगा तो आप इसका आंसर कर पाओगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्टिकल 19 क्लॉज 4 अलाउज द स्टेट टू इम्पोज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ऑन ग्राउंड ऑफ। तो इसमें जो ऑप्शंस दिए हुए हैं वो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, क्योंकि आर्टिकल 19 में ये सारे क्लॉजेस में दिए हुए हैं, तो आपको स्पेसिफिकली याद करना पड़ेगा कि फोर्थ में कौन सा था। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, क्लॉज 4 में हमारा फर्स्ट ऑप्शन में जो है वो दिया है, यानी पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। बाकी जो इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक और फॉर प्रोटेक्शन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स है, ये आपका दिया है क्लॉज 5 में। सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ स्टेट आपका दिया है क्लॉज 3 में। सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी, पब्लिक ऑर्डर एंड फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन नेशंस आपका दिया है क्लॉज 2 में। तो थोड़ा मुश्किल है याद करना सीक्वेंस में, बट दैट्स हाउ इट इज। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस वाज एस्टैब्लिश्ड अंडर आर्टिकल 338B, 279A, 342A या 350B। तो इसका करेक्ट आंसर है आर्टिकल 338B। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज इज नॉट एन इंग्रेडिएंट फॉर इन्वोकिंग नेसेसिटी एज अ ग्राउंड फॉर preclusion of wrongfulness of an act? Essential interest of the state, grave and imminent peril, breach of preemptory norm by the other international actor, or only means of safeguarding the state interest। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा थर्ड, ब्रीच ऑफ प्रीएम्प्टरी नॉर्म्स बाय द अदर इंटरनेशनल एक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डाइंग डिक्लेरेशन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू विथ रिस्पेक्ट टू डाइंग डिक्लेरेशन? इट इज बेस्ड ऑन द मैगजीन मेमो मोर्टियस पोसिटरम मेंटेन। इसका मतलब होता है, अ मैन विल नॉट मीट हिज मेकर विद अ लाई इन हिज माउथ, या जैसे हम हिंदी में बहुत ही फेमसली कहते हैं कि एक मरता हुआ इंसान कभी भी झूठ नहीं बोलता। तो इस मैगजीन का मतलब यही है। तो ये स्टेटमेंट तो हमारी करेक्ट है कि ये इस मैगजीन पे बेस्ड है। नेक्स्ट है, इट मस्ट परटेन टू कॉज और सर्कमस्टांसेस परटेनिंग टू हिज डेथ, ये भी सही है। इट मस्ट बी रिकॉर्डेड बाय जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, अब ये थोड़ा इलॉजिकल भी है, लेकिन नेक्स्ट देखते हैं पहले। इट मस्ट बी मेड वॉलेंट्री, वॉलेंट्री होनी चाहिए, राइट है। तो थर्ड हमारा रॉन्ग है, क्योंकि अब मरता हुआ इंसान के सामने जरूरी नहीं है जुडिशियल मैजिस्ट्रेट प्रेजेंट ही हो तभी उसकी स्टेटमेंट हम रिकॉर्ड कर सकते हैं, इसीलिए थर्ड वाला स्टेटमेंट रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लीगल मैगजीन पे, डॉली इनकेपैक्स इज अ केस ऑफ चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 7 years इज। अब इस लीगल मैगजीन का मतलब होता है इनकेपेबल ऑफ डूइंग रॉन्ग और हार्म, या जिसे हम कहते हैं कि गलत क्राइम नहीं कर सकता। मतलब 7 साल से छोटे बच्चे जो होते हैं वो क्राइम करने के इंटेंशन से कुछ नहीं करते हैं, वो क्राइम कर नहीं सकते क्योंकि उनके अंदर इतनी मेंटल कैपेसिटी नहीं होती है कि वो क्राइम कमिट करें, राइट। अब इसके ऑप्शन क्या है? पहला है प्रिजम्पशन जुरिस एट दे ज्यूरे, विच मीन्स presumption that cannot be challenged or disproven, जिसे हम एविडेंस लॉ में कहते हैं कंक्लूसिव प्रिजम्पशन ऑफ लॉ, जो कि हम रिबर्ट नहीं कर सकते, जिसे हम एक और टर्म यूज करते हैं इरिटेबल प्रिजम्पशन। तो इसी से आप समझ गए होंगे कि पहला वाला ही लीगल मैगजीन सही है, कि अगर एक चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 7 years कोई गलत काम कर रहा है तो हम ये प्रिज्यूम करके ही चलते हैं कि वो कोई क्राइम नहीं कर रहा, इसको डिस्प्रूव नहीं किया जा सकता, इरिटेबल प्रिजम्पशन है। नेक्स्ट है हमारा मैच द फॉलोइंग। सेक्शन 133 होता है अ कंप्लायंस ऑफ विटनेस एज विटनेस। फिर सेक्शन 124 होता है ऑफिशियल कम्युनिकेशन। सेक्शन 101 होता है बर्डन ऑफ प्रूफ एंड सेक्शन 141 होता है लीडिंग क्वेश्चंस।
तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिविडेंड्स आर एज एग्जाम्पल ऑफ विच हेड ऑफ सोर्स ऑफ इनकम अंडर इनकम टैक्स एक्ट। तो इसका करेक्ट आंसर है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। बेसिकली इनकम टैक्स एक्ट में 5 हेड्स होते हैं, तो 4 तो यहाँ पे दिए है, बिजनेस, प्रोफेशन, कैपिटल गेन, अदर सोर्स, सैलरी। 5th हेड कौन सा होता है? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द पावर टू इम्पोज टैक्सेस इज फाउंड इन। इसका करेक्ट आंसर है आर्टिकल 265, ऑप्शन नंबर 1। पर कोई बताएगा कि जीएसटी कौन से आर्टिकल में है? जीएसटी है हमारा आर्टिकल 246A में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ दीज राइट्स इज गारंटेड इन इंटरनेशनल कन्वेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स 1966? Right to seek and receive asylum, right to liberty and security of person, right against torture, या right to just and favorable work conditions। तो इसका करेक्ट आंसर है right to just and favorable work conditions। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, setting aside of arbitral awards by a court is done under dash of Arbitration and Conciliation Act 1996। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैंने बहुत बार देखा है एग्जाम्स में आते हुए। तो इसका करेक्ट आंसर है आर्टिकल 34, ये याद रखना आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फॉर एन इन्वेंशन टू बी पेटेनेबल इट मस्ट फुलफिल विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस? अ पेटेनेबल सब्जेक्ट मैटर, नॉवेलिटी, नॉन ऑब्वियसनेस, नॉट टू बी अ प्रोसेस and have a industrial application। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? नॉट टू बी प्रोसेस गलत है, बाकी सारे कंडीशन सही है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो गया थर्ड, ABCE ओनली। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट नंबर 1 है, एन आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल कैन हैव इवन नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर्स। तो ये स्टेटमेंट तो गलत है, बिकॉज आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल में ऑड नंबर्स ऑफ आर्बिट्रेटर हो सकते हैं, 1, 3, 5 ऐसे। जनरली 1 होता है। अगर आपको 2, 3 रखना है तो उस केस में क्या होता है, दोनों पार्टीज अपना अपना एक आर्बिट्रेटर रखती है और वो दोनों आर्बिट्रेटर एक थर्ड आर्बिट्रेटर अपॉइंट करते हैं एंड मेजॉरिटी वोट से डिसाइड होता है। तो पहला स्टेटमेंट तो गलत है। दूसरा स्टेटमेंट है, एन आर्बिट्रल अवार्ड रेफर्स टू द फाइनल अवार्ड एंड डज नॉट इंक्लूड इंटरिम अवार्ड। ये स्टेटमेंट भी गलत है क्योंकि इंटरिम अवार्ड इंक्लूड होता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो गया बोथ स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग, सेकंड ऑप्शन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वेंशंस आर एसोसिएटेड विद ट्रेडमार्क्स एंड इंडस्ट्रियल डिजाइन? इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, पेरिस कन्वेंशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक्सप्लेनेशन 2 टू सेक्शन 375 ऑफ आईपीसी वाज रेड डाउन इन। तो सेक्शन 375 क्या होता है? रेप। एंड एक्सप्लेनेशन 2 क्या बात करता है? कंसेंट की। तो मैं कोई BNS भारतीय न्याय संहिता का सेक्शन बता सकता है रेप का क्या हो गया है? 63, सेक्शन 63 है रेप का सेक्शन BNS में। और कौन से केस में बात हुई थी? इंडिपेंडेंट थॉट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, सेकेंड वाला। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइफ ऑफ अ कॉपीराइट इन अ लिटरेरी वर्क इज। इसका आंसर है लाइफ ऑफ ऑथर प्लस 60 ईयर्स। पर क्या मुझे कोई पेटेंट का बता सकता है? क्योंकि पेटेंट भी एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है, बहुत बार आता है लाइफ टाइम ऑफ पेटेंट। तो वो होता है 20 years फ्रॉम डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वन कंट्री प्रोवाइड्स मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस टू अनदर कंट्री, it agrees to charge the latter lower tariff than any other nation, charge the latter a rate no higher than any other country,
export only the best quality products, export the highest volume of goods to that country. इसका करेक्ट आंसर है charge the later a rate no higher than any other country. आज का हमारा सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, द प्रिंसिपल ऑफ ओब्रेमे फेडे रेफर्स टू. अब इस मैगजीन का मतलब होता है एट मोस्ट गुड फेथ. तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं. द ऑब्लिगेशन ऑफ पर्सन टेकिंग द इंश्योरेंस टू डिस्क्लोज ऑल द फैक्ट्स दैट माइट इम्पैक्ट द असेसमेंट ऑफ रिस्क, ट्रूथफुलनेस एंड कंप्लीटली. ये ऑप्शन पढ़ते ही समझ आ गया होगा कि फर्स्ट ही सही है. खैर आगे भी देख लेते, कोई और बेटर ऑप्शन तो नहीं. सेकेंड है द नेचर ऑफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट वेयर वन पार्टी मे रिसीव सिग्निफिकेंटली मोर देन अदर पार्टी डिपेंडिंग ऑन हाउ द सर्कमस्टांसेस इवॉल्व. ये तो एब्सोल्युटली रॉन्ग है. फिर नेक्स्ट देखते हैं द नेचर ऑफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट वेयर वन पार्टी ड्रॉज द इंटायर कॉन्ट्रैक्ट ऑन टेक इट और लीव इट बेसिस. ये भी गलत है. और लास्ट है द ट्रांसफर ऑफ इंश्योर्ड्स राइट ऑफ एक्शन अगेंस्ट द थर्ड पार्टी हु कॉज द लॉस टू द इंश्योरर. ये भी गलत है, विच मीन्स हमारा फर्स्ट वाला ही आंसर सही था. और फाइनली आज हम आ गए अपने लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 100. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अनइंश्योरेबल रिस्क. और इसका करेक्ट आंसर है स्पेक्यूलेटिव रिस्क. अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर द वीडियो अमंग योर फ्रेंड्स and see you till my next class. Thank you so much.